अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हो रही है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने आज सुप्रीम कोर्ट में इंकिशाफ किया है कि सेनेट इलेक्शन के लिए इस्लामाबाद में कुछ लोग नोटों से भरे बैग लेकर बैठे हैं। आज की समाअत में एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान अदालत में पेश हुए और अपना जवाब दोहराया कि आइन में तरमीम किए बगैर सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने अदालती अहकामात पर तैयार किए गए जवाब में कहा है कि सेनेट इलेक्शन पर आर्टिकल 226 का इतलाक होता है। आर्टिकल 218 के तहत शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 218 की तशरीह से 226 को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 226 की सीक्रेसी को महदूद नहीं किया जा सकता। सीक्रेसी का मतलब मुकम्मल सीक्रेसी है जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। बैलेट पेपर को किसी भी तरह काबिल शनाख्त बनाना उसकी सीक्रेसी और आर्टिकल 226 की खिलाफ वर्जी होगी। तहम इलेक्शन कमीशन इस हवाले से मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला या पार्लियामेंट की जानिब से की गई कोई भी आईनी तरमीम मुकम्मल तौर पर लागू करेगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि ऑनलाइन शिकायत सुनने का सिस्टम शुरू कर रखा है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से मुताल्लिक जो शिकायत मौसूल हो फौरी कार्रवाई होती है। सेनेट इंतखाबात आर्टिकल 226 के तहत होते हैं। खुफिया वोटिंग में वोट की तस्वीर बनाना जुर्म है। खुफिया राय शुमारी में वोट काबिल शनाख्त नहीं होता। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आप तो आज से क़यामत तक सीक्रेसी की बात कर रहे हैं। ऐसा ना तो आइन और कानून में लिखा है ना ही हमारे फैसलों में लिखा है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। गुज़िश्ता रोज़ जो अदालत ने पूछा था उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी काबिल शनाख्त है। जो खुद अनपढ़ हैं या वोट कास्ट करने के लिए मदद लेते हैं उनकी सीक्रेसी का क्या होगा? साइबर क्राइम वालों से पूछ लें, हर मैसेज ट्रेसेबल है। इस मरहले पर जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि सीक्रेसी का मामला इलेक्शन एक्ट में है। सवाल है किस हद तक सीक्रेसी होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जवाब दे कि नुमाइंदगी के तनासुब का मतलब और उसकी ज़रूरत क्या है। कौमी असम्बली इंतखाबात के लिए फ्री वोट की इस्तेलाह इस्तेमाल हुई। सेनेट इंतखाबात के लिए फ्री वोट की इस्तेलाह को शऊरी तौर पर हटाया गया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने विजिलेंस कमेटी कायम की है। मुख्तलिफ शोबों से अफसरान इस विजिलेंस कमेटी में शामिल होंगे। हर उम्मीदवार से वोटों की खरीदो फरोख्त ना करने का बयान हल्फी लिया जाएगा। वोट खुफिया रखने का मतलब है कि हमेशा खुफिया ही रहेंगे। कास्ट किए गए वोट कभी किसी को नहीं दिखाए जा सकते। ओपन बैलेट से इंतखाबात कराने के लिए आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम करना होगी। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आइन का आर्टिकल 226 सिर्फ वोट डालने को खुफिया रखने की बात करता है। अगर एक जमात के सूबे में अराकीन कम हो और सेनेट में ज्यादा तनासुब हो तो सिस्टम तहलील हो सकता है। सियासी जमात की सेनेट में नशिस्तें सूबाई असेंबली की सीटों के मुताबिक होनी चाहिए। वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। इलेक्शन कमीशन मुतनासिब नुमाइंदगी को कैसे यकीनी बनाएगा? जिस जमात की सेनेट में जितनी नशिस्तें बनती हैं उसे उतनी ही मिलनी चाहिए। किसी जमात को कम नशिस्तें मिलें तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। सूबाई असेंबली के तनासुब से सेनेट सीटें ना मिली तो यह इलेक्शन कमीशन की नाकामी होगी। इस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि कमोबेश 20 आज़ाद अराकीन असेंबली भी हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अराकीन असेंबली ज़ाती हैसियत में वोट कास्ट करने में आज़ाद हैं। वोटर के जरिए पार्टी नुमाइंदगी होती है। इसमें मसाइल हो सकते हैं। सीक्रेट बैलेट का मतलब है कोई पोलिंग बूथ जाए तो उस पर वोट देते वक्त दबाव ना हो। इसके बाद चीफ जस्टिस ने वकील इलेक्शन कमीशन से कहा कि हमने आपकी बात सुन ली है, अब आप जा सकते हैं। सियासी जमातों की नुमाइंदगी के तनासुब से मुतालिक अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर पर खुफिया बारकोड दे सकता है। खुफिया बारकोड इलेक्शन कमीशन के अलावा किसी को मालूम नहीं हो सकेगा। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि यह सब तब होगा जब इलेक्शन कमीशन कुछ करेगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने इस पर कहा कि अगर आप इलेक्शन कमीशन को कहेंगे तो ये इकदाम करेंगे वरना नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात में लेन देन से मुताल्लिक कहता है कि स्टेट बैंक से इकदाम का कहा है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने मजीद कहा कि स्टेट बैंक से पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। मैं बता सकता हूं, इस्लामाबाद में कुछ लोग नोटों से भरे बैग लेकर बैठे हैं। इस दफा अदायगियों का तरीकाकार बदल चुका है। अब हुंडी के जरिए दुबई में भी अदायगियां हो रही हैं। दुबई की अदायगियों का रेट भी ज्यादा है। वीडियोज आने के बाद अब खरीदो फरोख्त के नए तरीके आ रहे हैं। अब लोग खुद पैसे पहुंचाते और कमीशन लेते हैं। लंदन में पैसे भिजवाने का रेट ज्यादा है। इस मरहले पर चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रोस्ट्रम पर बुलाया और कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहिब,
आप अभी तक इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके। अपना कानून पढ़कर आप सब बता रहे हैं, बात की गहराई समझें। आप बात को समझ नहीं रहे। सबको पता है हमारे सेनेट के इंतखाबात कैसे होते रहे हैं। आप पूरे मुल्क की किस्मत अपने हाथ में लेकर बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास बहुत पावर्स हैं। इलेक्शन कमीशन हुकूमत बनाता है। आज तक आपने एक लफ्ज नहीं सोचा कि क्या करना है। पिछले सेनेट इलेक्शन में पार्टी की सूबाई रुकनियत के तनासुब से मुख्तलिफ नताइज आए। आप बता दें, गुज़िश्ता इंतखाबात से अब तक आपने क्या कार्रवाई की। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने जवाब दिया कि इसके लिए आइन में तरमीम करना होगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने निमाज दिए कि आप अब तक वही बात कर रहे हैं जो पहले दिन कर रहे थे। हम आपकी मुआवनत करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमाज देते हुए कहा कि अदालत इदारों से उनकी आईनी जिम्मेदारियां पूरी कराने में दिलचस्पी रखती है। करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को बहुत ज्यादा मुतहर्रिक होना पड़ेगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमाज दिए कि इलेक्शन कमीशन के पास इजाफी इख्तियारात हैं ताकि आइन खमियाजा ना भुगते। आइन पूरे मुल्क की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को पाबंद करता है कि इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के दलाइल मुकम्मल होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल शुमाइल बट ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत माजी में वोट खुफिया रखने पर फैसला दे चुकी। आइन की किसी एक शिक को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। इंतखाबी अमल की हर शिक पर अमल पार्लिमानी निज़ाम के मजमूई तनाजुर में होता है। अराकीन असेंबली अपनी मर्जी से सेनेट इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते। मुतनासिब नुमाइंदगी का मतलब है सूबाई असेंबली की सेनेट में अददी नुमाइंदगी है। इस पर जस्टिस याह्या आफरीदी ने सवाल उठा दिया कि अगर मुतनासिब नुमाइंदगी ही है तो फिर इलेक्शन की क्या ज़रूरत है। अगर पार्टी नुमाइंदगी के मुतनासिब से फैसला होना है तो इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं। अगर ऐसा हो तो पार्टी फैसला कर ले और बाकी आज़ाद उम्मीदवारों का इलेक्शन करा ले। खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने इस पर जवाब दिया कि अक्सरियत की हुकूमत और अक़लियत की नुमाइंदगी होती है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने हिदायत की कि कल दीगर 3 सूबों के एडवोकेट जनरल भी दलाइल दें। अदालत ने कहा है कि केस की समाअत कल दिन 12 बजे दोबारा होगी, जिसमें दीगर फरीक़ैन के दलाइल सुने जाएंगे। सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक़ हुकूमती मौक़िफ़ और ख़ासतौर पर अटॉर्नी जनरल के इंकशाफात पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अदालत का एक कंसर्न है और वो ये कि जी करप्शन ना हो, पैसा ना चले, वोट की सेंटिटी बरकरार रहे। अब आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्लामाबाद में लोग पैसों के बैग लेकर घूम रहे हैं। उससे पहले 2018 के बारे में परवेज खटक ने कह दिया कि जी वो किसका घर है, किसने पैसे दिए थे, ये सबको मालूम है। अच्छा, ऑपोजिशन इल्ज़ाम लगाती अच्छी लगती है, हुकूमत के मातहत इदारे होते हैं, हुकूमत तहकीकात करके चीज़ें सामने लाती अच्छी लगती है। अटॉर्नी जनरल को अगर पता है वज़ीर आज़म के मातहत इदारे हैं, उन लोगों को पकड़ें। 2018 में किसका घर था, परवेज खटक साहब को पता है, आप कमेटी में उन्हें पकड़ें। नहीं, देखिए, हमने तो तहकीकाती कमेटी बना दी है। आज अरशद शरीफ साहब पेश हुए, उन्होंने वीडियो जो है वो पेश की। वीडियो को हमने कहा कि इसकी फोरेंसिक की जरूरत नहीं है क्योंकि जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो तो पहले ही मान चुके हैं कि ये इंसिडेंट हुआ है। और अब हमने अगली पेशी के ऊपर आईबी और जो स्पेशल ब्रांच है उनको कहा है कि आप आइए और अपनी रिपोर्ट हमारे साथ शेयर कीजिए, कैसे आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे। क्योंकि जब 2018 का जो फैसला किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो खाली वीडियो नहीं थी, उसके साथ और एविडेंस, जो परवेज खटक साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो स्पेशल ब्रांच की भी रिपोर्ट्स यही थी कि ये लोग जो हैं वो बिक रहे हैं। और अगर अटॉर्नी जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात कही है तो डेफिनेटली उनके पास जो है वो, देखें, एक है इंफॉर्मेशन और एक है कि आपके पास ऐसी एविडेंस जिसके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई हो सके। अगर वो इंफॉर्मेशन उनके पास है और वो शेयर कर रहे हैं और वो तो फिर तो सही है, लेकिन उनके पास फिर एविडेंस जरूरी तो नहीं ना, हर चीज की इंफॉर्मेशन होना अलग बात है, उसकी एविडेंस होना अलग बात है। मगर भाई साहब, आइडियली होना क्या चाहिए, क्योंकि माजी में ये रहा है कि एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में, मामलात में अदालतें मुदाखलत करती रही हैं। आपकी हुकूमत में ऐसा नहीं है, आपकी इसमें तो अदालतों की तरफ से ऐसा मामला नहीं रहा। मगर जब ऐसी चीज़ सामने आए तो अटॉर्नी जनरल को चाहिए कि हुकूमत से कहें कि जी आप इस पर तहकीकात करें, इसकी लीड्स को फॉलो करें, उन लोगों को पकड़ें जो पैसे चला रहे हैं, या उन्हें चाहिए कि अदालत के पास जाके कहें कि जी पैसे चल रहे हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन में आया है, इसलिए आप ज़रा कानून बदल दें। नहीं, वो तो देखें ना, अल्टीमेट हल तो यही है ना कि आप सिस्टम में इस्लाह लेके आए। अटॉर्नी जनरल जो बात कर रहे हैं वो तो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और हुकूमत जो कह रही है वो, अगर आप देखें ना, ये पाकिस्तान को अनोखा मुल्क तो नहीं है दुनिया में जिसमें ये पैसे चल रहे हैं। इससे पहले अमेरिका जैसा मुल्क जहाँ पे 300 साल की हिस्ट्री है, वहां पे 100 साल ये डिबेट हुई कि या सेनेट जो है वो बिलियनर क्लब बन गया है और आप इसको इलेक्शन, इसका तरीका तब्दील करें। हिंदुस्तान में 1974 से ये डिबेट चल रही है कि आप इसका अल्टीमेट तो आप रिफॉर्म ही लाएंगे ना। हर वक्त लोगों को हम पकड़ के उल्टा नहीं लटका सकते। पैसे देने वाला भी राजी है, लेने वाला भी राजी है, आप क्या है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वैसे मगर उसमें रिफॉर्म पार्लियामेंट के जरिए हो जाए,
वो बेहतर है, या अदालत सीक्रेट बैलेट की एक ऐसी तशरीह कर दे जो कि दुनिया में कहीं पर भी अप्लाई ना होती हो? वो बेहतर कि जी होगा तो सीक्रेट, मगर उसको कहीं ट्रेस किया जा सकेगा, उसमें बारकोड लग जाएगा, सिर्फ इलेक्शन कमीशन देख सकेगा, या ऐसी तशरीह हो जाए तो वो आपके ख्याल में बेहतर होगा? देखिए, मेरे ख्याल में जो इस वक्त जो आइडियल सिचुएशन है, जैसा मैंने पहले कहा, वो तो यही है ना कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बैठ के पार्लियामेंट के जरिए अमेंडमेंट करें। ये आइडियल सिचुएशन है। 19 तारीख से इजलास शुरू हो रहा है, दोबारा हमें कोशिश करनी चाहिए कि सारे लोग बैठें और मिलके इसको कोई अकल करें और हर बात को अपनी जो है वो अना की भेंट ना चढ़ाएं और रिफॉर्म्स करें। आइडियल तो ये है। और उसके बाद जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि जो अटॉर्नी जनरल साहब पेश कर रहे हैं वहां पे कि आप जो है वो हमें जो इलेक्शन का तरीका है वो इलेक्शन जो एक्ट 2017 है उसमें अमेंडमेंट करके जो है हमें करने दें। यही बेस्ट दो तरीके। फौजी साहब, ये बताइएगा कि आज खबर आई कि काबीना के इजलास में भी सेनेट के इंतखाबात पर बात हुई, जो इस्लामाबाद की निशस्त है, कौमी असम्बली में जो इंतखाब होना है बिटवीन डॉक्टर हफीज़ शेख साहब और यूसुफ गिलानी साहब, उस पर भी बात हुई। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस हवाले से जितने भी MNAs हैं वो एक्टिव हों, जिनको जानते हैं उनसे राब्ते करें। क्या बहुत संजीदा ले रहे हैं और आपको लगता है कि इस सीट का हारना ओपोजिशन को बहुत ज़्यादा ताकतवर करेगा, हुकूमत के खिलाफ एक बयानिया बनाएगा और वो कहेंगे कि जी ये तो नो कॉन्फिडेंस हुकूमत के ऊपर हो गया और ये हर हाल में जीतना चाहती है हुकूमत? नहीं जी, देखें, बात यह है कि इलेक्शन तो बहरहाल हर हाल में जाहिर है कि जीतना चाहेंगे, हम भी जिस तरह से अपोजिशन हर हाल में जीतना चाहेगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा आज, एक्चुअली उन्होंने कहा देखें मैं हूँ स्पोर्ट्समैन, और स्पोर्ट्समैन में जो कंपिटिटर जो है वो मैं 50 साल से मुकाबला करता आ रहा हूँ, और पहला असूल कंपटीशन का ये है कि अपने हरीफ को कभी भी आप हल्का नहीं लेते और उसको आप जो आपका हरीफ होता है उसकी ताकत को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, आप पूरी तरह जो है वो लड़ते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे जो MNAs हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको बहुत इम्पोर्टेंस देनी है इस इलेक्शन को, और इस इलेक्शन को एक भरपूर तरीके से हमने लड़ना है और भरपूर तरीके से हमने जीतना है। और इस वक्त मेरा ख्याल है जो नंबर गेम है उसमें हफीज शेख साहब जो हैं वो कंफर्टेबली ये इलेक्शन जीत जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब से भी शायद जितनी वोटें उनको मिली हैं, वोट ऑफ हमारा जो आखिरी हुआ है उससे शायद 1-2 वोटें ज़्यादा ही लेते हैं हफीज शेख साहब, क्योंकि इस वक्त कैंपेन जो है वो खुद वज़ीर आज़म कर रहे होंगे। लिहाजा जो एक उनका अपना क्राउड है इमरान खान का, वो हफीज शेख साहब को हासिल होगा, उसकी वजह से हफीज शेख साहब का इलेक्शन अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब भी मौजूद। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया। आज जो समाअत हुई, इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया कि ये सीक्रेट बैलेट सीक्रेट होता है और आईनी तरमीम के ज़रिए ही इसको बदला जा सकता है, वरना जो अदालत फैसला देगी उस पर हम अमल दरामद कर देंगे। आप खुद साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, आपके ख्याल में ज़ाहिर है अदालत को तशरीह का हक हासिल है आइन की, सीक्रेट की जो डेफिनेशन है उसमें ज़रा तरमीम हो सकती है? मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और सुप्रीम कोर्ट में जो सवालात कुछ पूछे जा रहे हैं जजेस की तरफ से वो लीगली और कानूनी तौर पर इर्रेलेवेंट है, और सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह इलेक्शन कमीशन को इस तरीके से नहीं फोर्स कर सकती या उसको इस तरफ नहीं ला सकती कि इस तरह की कोई तशरीह हो जाए जिससे कि आइन में तब्दीली वाक़ई हो जाए। आइन में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, और अब तक का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है अटॉर्नी जनरल साहब का मौक़िफ़ जो है वो भी बिल्कुल सही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का भी सही नहीं है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ मैं समझता हूँ फ़िलहाल बिल्कुल सही है, और मैं ये भी समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ये भी सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि ये चूँकि हमने कराना है तो हम पे कोई भी इदारा किसी तरह से असरअंदाज होने की कोशिश ना करे। दो टोक अल्फाज में ये भी उनको सुप्रीम कोर्ट को और जजेस को बता देना चाहिए, और अटॉर्नी जनरल को भी बता देना चाहिए। वो इस किस्म की बहस हो रही है जैसे कि इलेक्शन कमीशन को किसी ने कटहरे में खड़ा किया हुआ है, जो कि इलेक्शन कमीशन की जो एक इंडिपेंडेंस है या उसकी जो इम्पार्शियलिटी है उसको इस तरह से एक इम्पैक्ट जो किया जा रहा है वो बात ही गलत है। मगर इरफान कादिर साहब, अदालत का एक कंसर्न है जो अदालत बार बार रेज कर रही है कि जो वोट का तकद्दुस है वो पैसे चलने की वजह से पामाल होता रहा है, अब ना हो। अगर उसके लिए अगर सीक्रेट होता है, अदालत सवाल भी उठा रही है कि क्या वो ताहयात सीक्रेट होता है या उसे किसी ना किसी लेवल पर इलेक्शन कमीशन ट्रेस कर सके, इसकी तशरीह अदालत नहीं कर सकती इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए कि जी वोट का तकद्दुस बरकरार रहे और पैसे ना चलें? वो आइन की तब्दीली हो जाएगी, और आप आइन में इसलिए तब्दीली नहीं कर सकते कि अगर आप समझते हैं कि करप्ट प्रैक्टिस को हमने रोकना है
तो उस करप्ट प्रैक्टिस को आप पकड़े ना कि आप आइन में तब्दीली कर दें। अब अगर इलेक्टोरल कॉलेज जो है सेनेटर्स का वो मुनसर है प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली के मेंबरान पर, तो आप कल को कहें कि जी चूंकि ये इलेक्टोरल कॉलेज ही ऐसा है जिससे कि करप्ट प्रैक्टिस हो सकती है तो फिर हम इलेक्टोरल कॉलेज चेंज कर देंगे, तो फिर सदर पाकिस्तान के इलेक्शन का भी इलेक्टोरल कॉलेज तकरीबन यही है। फिर आप कहें कि जी हमें खदशा है कि ये लोग जो है इनमें इस तरह की चीज़ें आई हैं, ये पैसे लेते हैं, तो लिहाजा सदर पाकिस्तान का इलेक्टोरल कॉलेज आप चेंज करके तो आप निज़ाम को भी सदारती बना दें। ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। जब तक आइन है उसमें जो तरमीम का तरीका दिया हुआ है उसी तरह से तरमीम होगी। और न सिर्फ के इलेक्शन कमीशन पाबंद है उस आइन को फॉलो करने की, आर्टिकल 226 को फॉलो करने की मिनोअन, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी पाबंद है कि वो उस आइन को फॉलो करे। उस आइन से इनहराफ ना तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है ना कोई और अदारा कर सकता है, और आइन इसमें कोई तशरीह तलब चीज़ है ही नहीं आर्टिकल 226 में। और मैं फिर कहूँगा कि जज साहिबान के इस तरह के सवालात कि प्रोपोर्शनेटली उतनी ही रिप्रेजेंटेशन सेनेट में होनी चाहिए किसी पार्टी की जितनी कि उस पार्टी की रिप्रेजेंटेशन किसी सूबाई असेंबली में है या वफाक में है, ये सारी बातें जो है ये लीगली इररेलेवेंट है। और इस तरह की बातें ये सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के पास जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है उनके पास क्वेश्चन कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना कैसे है, उसके लिए तो इदारे बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो ये है कि बैलेट की जो सीक्रेसी है उसको अगर आपने इफेक्ट करना है, उसको अगर आपने टेपर डाउन करना है, उसमें अगर आपने कमी करनी है तो क्या वो आईनी तरमीम से हो सकती है या सिंपल लेजिस्लेशन से यानी कानून में तरमीम से हो सकती है। इसके अलावा उनके पास कोई सवाल नहीं है जिस पे कि उन्होंने एडवाइस देनी है। सवाल यही है जो आप कह रहे हैं, मगर इस सवाल की रूह यह है कि ये मामला इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है क्योंकि ताकि वोट का तकद्दुस बरकरार रहे और पैसे ना चलें। तो उसको बरकरार रखने के लिए क्या अदालत तशरीह में जो सीक्रेट बैलेट है उसकी एक अलग तशरीह कर सकती है, एक नई तशरीह कर सकती है? पहली बात तो ये है कि ये जो आप फरमा रहे हैं कि वो करप्शन रोकने में सुप्रीम कोर्ट ये देखे किस तरह से सीक्रेसी को मेंटेन करना है, ये सवाल जो है ये 186 के मैंडेट में आता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इसमें जा ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी तशरीह नहीं कर सकती जिससे कि आइन का प्रोविजन तब्दील हो जाए। और ये जो आज बात हुई है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की कि प्रोपोर्शनेटली वो उतनी सीटें आनी चाहिए सेनेट में जितनी के मुख्तलिफ असम्बलियों में है, इस पे तो फिर अगर यही रूल अगर सुप्रीम कोर्ट ने बनाना है तो फिर इलेक्शन तो रिडंडेंट हो जाएंगे ना सेनेट के। और इस पे एक जज साहब ने बड़ा क्लियर बात की है, गालिबन जस्टिस याया अफरीदी ने, जो कि बड़ी रेलेवेंट बात उन्होंने की है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है तो क्या फिर इलेक्शंस की ज़रूरत ही नहीं है सेनेट की। और फिर मुझे शाहजेब साहब ये बताएं कि आप तो माशाल्लाह ये प्रोग्राम्स कवर करते हैं, पिछले 48 साल से जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो तो बाय सीक्रेट बैलेट हो रहे हैं सेनेट के, ये एकदम कैसे ये तब्दीली आ सकती है? और इस पे तो जजमेंट्स हैं, वसीम सज्जाद साहब के केस में ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि बैलेट जो है उसकी सीक्रेसी तो आप बिल्कुल भी थोड़ी सी भी पियर्स नहीं कर सकते, क्योंकि उस पे जब बैलेट पे जब वोट कास्ट की जाती है तो काउंटर फाइल होती है, फॉइल होती है, काउंटर फॉइल पे नाम लिखा होता है उस वोटर का जिसने वोट दिया है, लेकिन जो बैलेट होता है उस पर किसी किस्म का अगर निशान भी कोई मिल जाए तो पूरे का पूरा वोट इनवैलिडेट हो जाता है। तो ये तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर बैठी है, तो इससे ज्यादा सीक्रेसी इज कंप्लीट। ये जो बार बार सवाल किए जा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कटहरे में लाया जा रहा है, और मैं समझता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बड़ी खुश असलूबी से ये सारे चीज़ों को फेस भी किया है और उन्होंने जो नुक्ता लिया और जो उनका एक स्टैंड है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। और सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली उनको नहीं फोर्स कर सकती कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दें। बहुत शुक्रिया। सबक अटॉर्नी जनरल फारूक कादिर की राय आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे और उसके बाद जिक्र होगा वज़ीर आज़म ज़ाती तौर पर बहुत मुतहर्रिक हैं। खुद फवाद चौधरी साहब ने भी बताया कि वज़ीर आज़म खुद कैंपेन करेंगे डॉक्टर हफीज़ शेख के लिए, इसलिए उनके जीतने के इम्कानात हैं। क्या अब अपोजिशन मुतमईन है? वो एतराज़ करती थी कि जी इदारे हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं, इदारे अपने आप को अलग करें, हुकूमत खुद है इस वक्त इन्वॉल्व, वज़ीर आज़म को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। क्या अपोजिशन मुतमईन है कि अब इदारों की मुदाखलत नहीं है? एक ब्रेक के बाद सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से होंगे या सीक्रेट बैलेट से, इस हवाले से अब तक इबहाम बरकरार है, मगर सेनेट में जो सबसे कांटे का मुकाबला मुतवक्को है वो इस्लामाबाद की नशिस्त का है।
जिसे हुकूमत भी बहुत ज़्यादा संजीदा ले रही है और हर हाल में वो नशिस्त जीतना चाहती है। और ये नशिस्त ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों के लिए बहुत अहमियत की हामिल हो गई है। इस नशिस्त से मुत्तफिका तौर पर ऑपोजिशन के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी होंगे और हुकूमत से उनका मुकाबला वजीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख करेंगे। मगर तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ कर दिया है और आज दरख्वास्त गुजार के वकील ने इलेक्शन कमीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि यूसुफ रजा गिलानी आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते, उनके खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस मौजूद है, उन्होंने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और वजीर आज़म की हल्फ की खिलाफ वर्जी करने की वजह से उन पर ताहयात नाअहली है। यूसुफ रजा गिलानी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जिस पर यूसुफ रजा गिलानी के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि जिन केसेस पर अदालत का फैसला नहीं आया, मुखालिफिन उसे जवाज बना रहे हैं। ये सिर्फ मीडिया ट्रायल के लिए किया जा रहा है। वकील सिर्फ उन केसेस का हवाला दे रहे हैं जो अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। केस का ज़ेर इल्तवा होने का हरगिज़ मतलब नहीं कि उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद किए जाएं। यूसुफ रजा गिलानी अपनी सज़ा पूरी कर चुके। यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली 2017 में ख़त्म हो चुकी है, वो अब इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी मंजूर होंगे या मुस्तरद, उस पर कल इलेक्शन कमीशन का फैसला मुतवक्को है। सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुतहरिक नजर आ रही हैं और ये इंतखाबात मुस्तकबिल में मुल्क की सियासी सिमत का तयन कर सकते हैं। जबकि सेनेट इंतखाबात से पहले अस्करी क़यादत वाज़े तौर पर कह चुकी है कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए और फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं। सिर्फ यही नहीं, ऑपोजिशन जमातों को उम्मीद दिलाई गई है कि सेनेट इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहेगी और ये उम्मीद किसी और की तरफ से नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी की तरफ से दिलाई गई है, जो कि खबर बताती है रोजनामा द न्यूज़ में साफ़ी अंसार अब्बासी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग और पीडीएम की दीगर जमातों को यकीन दहानी कराई है कि सेनेट इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहेगी और अपोजिशन की तरफ से यूसुफ रजा गिलानी की मुत्तफिका नामजदगी पीपल्स पार्टी की यकीन दहानी का नतीजा है। खबर के मुताबिक नून लीग के एक रुकन कौमी असम्बली जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपनी राय की वजह से जाने जाते हैं, उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी मुतमईन है कि हालात बदल गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट आने वाले इलेक्शंस में कोई किरदार अदा नहीं करेगी। जहां पीपल्स पार्टी की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है, तो वहीं नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने भी एक इशारा दिया कि उनके लोग नाराज हैं बैड गवर्नेंस की वजह से और नॉन परफॉर्मेंस की वजह से। हालात जो उन्होंने पैदा कर, लोग जूते मार रहे हैं उनको जब वो जाते हैं अपने हलकों में, वो इनके कैंडिडेट्स को वोट नहीं देना चाहते। तो इनकी पार्टी के अंदर जो है वो रिएक्शन जो है वो मौजूद है। मेरा ख्याल है कि शायद जो इस्टेब्लिशमेंट इनकी पार्टी को मुनज़्ज़म करने का काम करती थी, वो शायद उस काम में कोई कमी आ गई है, तो अब इनके हिस्से बखरे होने वाले हैं। तो क्या अब ऑपोजिशन मुतमईन हो गई है कि उसका मुकाबला बराह रास्त हुकूमत से है? हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब, क्या दुरुस्त है ये बात कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का मुत्तफिका कैंडिडेट आना इस बात की निशानी है कि ऑपोजिशन या पीपल्स पार्टी मुतमईन है और पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को मुतमईन किया है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई मुदाखलत नहीं होगी? नहीं, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। ये सब बातें मफरूज़ों पर मबनी हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो नामजदगी है, ये हमारी डिस्कशन हुई पीपल्स पार्टी से और यूसुफ रजा गिलानी साहब शुरू में पंजाब से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको कायल किया गया कि आप यहाँ से लड़ें क्योंकि आप सबसे मजबूत उम्मीदवार यहाँ पर हो सकते हैं। उनकी 40 साला एक सियासी सफ़र है, उनका स्पीकर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लोगों से ताल्लुकात हैं, तो उस वजह से वो यहाँ पर आए हैं। कोई इसमें और ऐसी बात नहीं है जो ये अखबारी खबरें हैं और जो मुख्तलिफ लोगों से बातें मंसूब की जाती हैं, ये हकीकत में मबनी नहीं है। मगर भाई साहब, अगर इस वक्त इशारे देखे जाएं तो आप लोगों के पास अक्सरियत थी जब तहरीक अदम एतमाद आप सेनेट चेयरमैन के खिलाफ लेकर आए, उसके बावजूद नहीं कर पाए और हुकूमत ने ज़्यादा एक्टिव भी हुकूमत नज़र नहीं आई थी। इस वक्त वज़ीर आज़म ज़ाती तौर पर एक्टिव हुए हैं, सिंध की क़यादत से अलग बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान की क़यादत को मुतमईन कर रहे हैं, सेनेट के टिकट वापस ले रहे हैं, इत्तेहादियों से अलग बात कर रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए को हराने के लिए हिकमत अमली पर बात हो रही है, उनके कागजात चैलेंज हो रहे हैं। तो आपने क्योंकि कहा था कि DGISPR के बयान के बाद कि अमली तौर पर चीज़ नज़र आनी चाहिए, अगर अमली तौर पर ऐसा नहीं है तो वज़ीर आज़म इतनी मेहनत करते नज़र आते आपके ख्याल में? देखिए, जो अदम एतमाद हुआ था चेयरमैन सेनेट का, उसमें अगर एक्टिव नहीं थे तो किसने 14 सेनेटर खरीद लिए? जब खड़े खाने पे 64 थे, असेंबली में आए 64 थे, रेजोल्यूशन के हक में खड़े हुए 64 थे, वोट पड़े 50, फिर जाके चाय पी तो 64 के 64 थे। तो ये एक्टिविटी हर किस्म की होती है, जो नज़र आती है वो नहीं होती, जो होती है वो नज़र नहीं आती।
मगर भाई साहब आज भी मौजूद है, आपको अभी नजर आएगी आहिस्ता आहिस्ता, यानी आपको नजर आएंगे। यानी आपको अभी भी नहीं लग रहा कि आपका मुकाबला बराह रास्त हुकूमत से है और यूसुफ गिलानी साहब की जीत की उम्मीद इसीलिए आप लोगों को नहीं है कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि इस वक्त बराह रास्त मुकाबला हुकूमत से हो रहा है, हुकूमत अपना तरफ मैनेज कर रही है, आप लोगों को अपनी तरफ से चीजें मैनेज करनी है? जी बिल्कुल, हम मैनेज करेंगे, हुकूमत भी मैनेज करे और अल्लाह करे कि ये दुरुस्त हो कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस नहीं होती, तो ये वो असरात नज़र आ जाएंगे। ये कोई देर की बात नहीं है, अल्लाह करे कि ना हो। माजी में तो ऐसे नहीं हुआ, लेकिन चले इस इलेक्शन में देख लेते हैं, नहीं होता तो बड़ी अच्छी बात है, ये खुश आइंद बात है। और मुझे भाई साहब साथ में ये भी बताइएगा, ज़ाहिर है आप लोग कह चुके हैं, कल भी आपकी तरफ से एक बयान आया, मरियम नवाज साहब अभी बारहा कह रही हैं कि अदालत को इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए, मगर आज इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ तो वही दिया कि उनके ख्याल में सीक्रेट होता है, उसके अलावा जो भी हो सकता है वो आईनी तरमीम के जरिए हो सकता है, और वो बार बार इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने दोहरा रहा है। अदालत मगर मुतमईन नहीं है, मगर इलेक्शन कमीशन ने आखिर में ये ज़रूर कहा कि आखिर में जो अदालत फैसला करेगी हम वो कर देंगे, या जो पार्लियामान फैसला करेगी वो भी कर देंगे। तो आप लोगों को भी कबूल होगा जो भी अदालत फैसला कर दे, जो भी सीक्रेट बैलेट की वो तशरीह कर दे? देखिए, मुल्क का सुप्रीम कोर्ट है, जो फैसला वो कर दें वो हतमी फैसला होता है, लेकिन जो तारीख है सुप्रीम कोर्ट्स की डिसीजंस की, वो कानून की तशरीह कर सकते हैं, आइन की तशरीह कर सकते हैं, आइन को बदल नहीं सकते। आर्टिकल 226 बड़ा क्लियर है, और जो बात इलेक्शन कमीशन बार बार कर रहा है वो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 226 बड़ा क्लियर है, हम इसके अलावा कोई और बात कर ही नहीं सकते, जो हम मौक़िफ़ आपके सामने रख रहे हैं। उनसे बार बार सवालात होते हैं हर किस्म के, जिनकी मंतक कम अज़ कम मेरी समझ से बाहर है, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट के जज सवाल पूछ रहे हैं तो यकीनन उनके अंदर कोई कानूनी मंतक होगी, लेकिन कम अज़ कम मेरी नज़र में आर्टिकल 226 बड़ा क्लियर है। अगर आपने अमेंड करना है तो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल नहीं है, आइन की तरमीम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामान के पास है। अगर हुकूमत चाहती है कि पार्लियामान इसको तब्दील करे तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए तब्दीली नहीं आएगी, वो तब्दीली आएगी पार्लियामान के आइनी तरमीम से, कोई और तरीका नहीं है। बदकिस्मती से हमारे माजी में जो फैसले हैं वो कुछ ज़्यादा हौसला अफजा नहीं रहे, तो इसलिए अल्लाह करे कि इस दफ़ा एक ऐसा फ़ैसला आए, इसको तारीख भी कबूल करे, और जो मुस्तकबिल में एक प्रेसिडेंट के तौर पर कोर्ट भी हो सके लीगल पिटिशंस में। अब जो सेंस है वो हर सवाल का, और इस वक्त जो मामलात हो रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन से भी अदालत मुख्तलिफ ऑप्शंस पूछ रही है, वो यही है कि पैसा ना चले, वोट ना बिके, वोट का तकद्दुस बरकरार रहे, यही सेंस है। तो अगर उस सेंस में कोई भी फैसला आता है तो आपके ख्याल में फिर भी तारीख में उसको एक अलग तरीके से देखा जाएगा, और आपके ख्याल में वो आइन की तशरीह नहीं होगी बल्कि आइन की तब्दीली हो जाएगी? जी बिल्कुल तब्दीली होगी, क्योंकि जो असल मसला अगर पैसा चल रहा है तो आपने उस तय तक पहुंचना है कि पैसा क्यों चल रहा है। पैसा इसलिए चल रहा है कि जो वोटर है, जो सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, उनका अपना इलेक्शन मुतनाज़ा है, जिस इलेक्शन के ज़रिए वो आए हैं वो इलेक्शन चोरी शुदा है। तो जब आप इलेक्शन चोरी करके उन लोगों को असम्बली में भेजेंगे जो अवाम के नुमाइंदा नहीं हैं, फिर वो यही हरकतें करेंगे जो आज हो रही हैं। सेनेट का आखिरी इलेक्शन हुआ था 90s में, ये सब मामलात ख़त्म हो गए थे, ये मुशर्रफ दौर से फिर ये पैसे का सिलसिला शुरू हुआ। तो अगर आपने इस बात को दुरुस्त करना है, इसको ठीक करना है, तो फिर इस बात को इंश्योर करें कि मुल्क के अंदर जो सूबाई और कौमी के इलेक्शन हैं उनके अंदर धांधली ना हो, वहाँ RTS बंद ना हो जाए, वहाँ पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे ना हो, वहाँ जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मुसल्लह अफराद मौजूद ना हो, वहाँ पर जो हक है वोटर का वो उसको दिया जाए, जो वहाँ पर पोलिंग एजेंट हैं उन पर दबाव ना डाला जाए। ये दुरुस्तगी वहाँ से शुरू होगी। ये दुरुस्तगी जो वोट की जो बेसिक जो उसका आंसर होता है कि वोट सीक्रेट होता है, तो फिर आप अगर ओपन करना है तो सूबाई कौमी असम्बली के इलेक्शन भी ओपन कर दें, बल्दियात के इलेक्शन भी ओपन कर दें, ये मामलात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये कहना कि वोट के ऊपर नाम लिख दिया जाए वोटर का, ये दुनिया में कहीं नहीं होता।
मगर भाई साहब पॉसिबल नहीं है। आज अटॉर्नी जनरल ने नहीं होगा। आज अटॉर्नी जनरल ने बताया अदालत को कि इस्लामाबाद में जो पैसे के बैग लेके लोग घूम रहे हैं भरे हुए, दुबई में पेमेंट्स की बात हो रही है, लंदन में पेमेंट की बात हो रही है, 2018 की एक वीडियो सामने आ गई है, तो फिर इसका तदारुक कैसे हो, इसको कैसे रोका जाए? वो बैग हुकूमत के लोग ही लेकर फिर रहे होंगे, क्योंकि जो 2018 की वीडियो आई है उसमें भी सारे हुकूमत के लोग हैं। आज हुकूमत के पास ISI का इदारा भी है, IB का इदारा भी है, इनको इस्तेमाल करें, ये देखें कि कोई वोट चोरी ना हो, हर चीज़ पता। अगर वो कह रहे हैं कि लोग पैसे लेकर फिर रहे हैं तो उन लोगों को पकड़ा जाए, उनको अवाम के सामने किया जाए। ये बड़ी अजीब बात है कि हुकूमत की बेबसी नज़र आ रही है। हुकूमत के अपने वोटरों से खाइफ है कि उनके वोटर उनको वोट नहीं देना चाहते, उनके वोटर उनको उम्मीदवारों को वोट नहीं देना चाहते, इस बात से खाइफ है। ये सेनेट का पहला या आखिरी इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन के निज़ाम को मत तबाह करें। इलेक्शन के निज़ाम की बुनियाद सीक्रेसी पर होती है, पूरी दुनिया में होती है। उसकी वजूहात हैं। जब आइन की तशरीह की जाती है या उसको तरमीम की जाती है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि जिन लोगों ने आइन बनाया था उनकी नीयत क्या थी, जिसको इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सबसे पहले उसको देखा जाता है कि आइन की रूह क्या कहती है। आइन की रूह ये कहती है कि मुल्क के इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। उसकी तशरीह आप लोगों के नाम वोटर के वोट के ऊपर लिखकर नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब का मौक़िफ़ आपने सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कौन पर बात करेंगे। चीनी की कीमत हुकूमत और आवाम के लिए मुसलसल मसला बनी हुई है। जल्दी क्रशिंग और चीनी दरामद करने के बाद चीनी की कीमत 80 रुपये तक आ गई। वज़ीर आज़म ने अपनी टीम को मुबारकबाद दे दी। हुकूमत ने मज़ीद कमी का दावा भी कर दिया, मगर 4 हफ्ते ही कीमतें नीचे रह सकीं और फिर मुसलसल बढ़ने लगी। हैरानकुन बात यह है कि क्रशिंग सीजन अब भी जारी है। 80% क्रशिंग मुकम्मल हो चुकी है। चीनी की डिमांड में भी कोई इजाफा नहीं हुआ है। हुकूमत चीनी दरामद करने का फैसला भी कर चुकी है, मगर चीनी की कीमत फिर भी कंट्रोल से बाहर है। जुमे को जारी होने वाले खुद हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में चीनी की कीमत में मजीद 3.7% का इजाफा हुआ और औसत कीमत 93 रुपये 59 पैसे हो गई, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 100 रुपये है। पहले शुगर मिलर्स ने कीमत में इजाफे की वजह गन्ने की ज़्यादा कीमतें बताई, मगर हुकूमत ने वजूहात मुस्तरद कर दी। मगर चीनी की कीमतों में इजाफा होता चला गया और अब खुद शुगर मिलर्स ने दावा कर दिया है कि चीनी एक बार फिर 100 रुपये फ़ी किलो की सतह क्रॉस करने जा रही है और इसकी वजह एक बार फिर गन्ने की ज़्यादा कीमत बताई गई है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान शुगर मिलर्स एसोसिएशन सिंध जोन के चेयरमैन अहमद बवानी का दावा है कि मुल्क में इस साल गन्ने की औसत कीमत 275 रुपये फ़ी मन रही है और गन्ने की कीमत का चीनी की पैदावारी लागत में 73% किरदार होता है, इसलिए कीमतें और बढ़ेंगी। जबकि सिंध आबादकार बोर्ड के महमूद नवाज शाह ने शुगर मिलर्स के दावे को मुस्तरद कर दिया है। साथ ही दावा किया है कि अगर गन्ने की कीमत में 50 रुपये फ़ी मन इजाफा भी हो तो चीनी की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो का इजाफा होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि 2018-2019 में गन्ने का ऑफिशियल रेट 182 रुपये फ़ी मन था और चीनी 48 से 50 रुपये फ़ी किलो थी, और अगर गन्ने की कीमत में 182 के मुकाबले में 100 रुपये का भी इजाफा हुआ हो तो भी चीनी की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा का इजाफा नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए 5 लाख टन चीनी की दरामद को कौमी मफाद में पेपरा के रूल 21 की पाबंदी से भी आज़ाद कर दिया है, मगर मार्केट में चीनी की कीमत कम नहीं हो रही है बल्कि मुसलसल इजाफा हो रहा है। क्या वजह है कि मुसलसल हुकूमती दावों के बावजूद चीनी की कीमत कम नहीं हो रही? हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर अजनास और नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज शम्सुल इस्लाम साहब। शम्सुल इस्लाम साहब बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने दावा किया था 80 रुपये से भी मजीद कम होगी, दरमियान में आपने दावा किया कि कीमतें बढ़ती नजर आती हैं और कीमतें बढ़ गई हैं। अब मिलर्स कह रहे हैं 100 रुपये क्रॉस करती नजर आती हैं। क्या वजह है कि हुकूमत दरामद करने का इंदिया दे रही है, क्रशिंग सीजन भी जारी है, डिमांड में भी नहीं इजाफा हुआ है, मगर चीनी की कीमत कंट्रोल में नहीं आ रही है और वो फिर कह रहे हैं कि हमने गन्ना महंगा खरीदा है? देखिए, आपको याद है कि जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई थी उस पर मनोअन अमल नहीं हुआ और वही वजह है कि सिर्फ एक AVS सिस्टम इंस्टॉल कराने के लिए FBR ने एक्शन लिया था, बाकी सारा सिस्टम वैसे ही चल रहा है। शुगर में सट्टा स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और इसके साथ ही होर्डिंग भी काफ़ी हो रही है और इस दफ़ा इन्होंने 205 से स्टार्ट किया था और 300-275 तक गया, लेकिन ऑन एवरेज भी अगर 275 बकौल शुगर मिलर्स के लें तो भी आपको चीनी की जो कॉस्ट है वो 78 रुपीज़ तक की आनी चाहिए, जबकि
आज मार्केट में 88 तक पहुंची हुई है और रिटेल तो 95 तक चली गई है। तो हुकूमत ने सही तरीके से इंटरवेंशन नहीं की। और दूसरी बात यह कि आपकी इंटरनेशनल मार्केट जो है इस वक्त जो मार्च की जो प्राइस थी वो भी काफ़ी हाई थी और आगे अप्रैल मई तक प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। इस वजह से शुगर इंडस्ट्रीज़ को ये पता है कि इंटरनेशनल मार्केट भी हाई है और स्पेकुलेशन पूरी ताकत से हो रही है। अकबरी मंडी बाबर सेंटर के अंदर जो सट्टा हो रहा है, पूरे मुल्क में सट्टा चला रहा है और वो प्राइसेस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर रहे हैं। अब उससे प्राइस जब बढ़ती है तो आपके पास यह है कि होर्डिंग वाले भी ज़्यादा आ जाते हैं, फिर होर्डिंग स्टार्ट होती है। हुकूमत को चाहिए था अगर प्राइसेस को सही कंट्रोल करना था तो उस रिपोर्ट के ऊपर मनोन अमल किया जाता और उसके हिसाब से ही ये सारे काम होते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ और आपकी प्राइसेस को फ्री उस पर रखा हुआ। सिर्फ ये कि इंपोर्ट खोल दी। अब इंपोर्ट अगर आपकी महंगी आएगी, लास्ट भी आपने अब इंपोर्ट की, टीसीपी के पास स्टॉक पड़े हुए हैं, यूटिलिटी स्टोर जो है उसके बावजूद के इंपोर्टेड शुगर आई हुई थी, फिर भी उन्होंने नवंबर दिसंबर से सब मुसलसल टेंडर दे रहे हैं और अभी कल एक टेंडर और उनका खुला है कोई 40,000 टन का। तो यूटिलिटी स्टोर जो है एक और बहुत बड़ा मायर मार्केट में खड़ा है, क्योंकि इस वक्त जो इंडस्ट्री बाय करती है उसकी इतनी क्वांटिटी नहीं होती, लेकिन यूटिलिटी स्टोर जो है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी का टेंडर इशू करता है। और फिर यह भी देखा गया है कि माजी में और अभी तक जो भी है प्रिवेलिंग रेट से हाई प्राइस पे शुगर परचेज की जाती है, जिसकी वजह से मार्केट बढ़ती है आर्टिफिशियली। और हुकूमत को इसमें देखना होगा कि सेल्स टैक्स का रोल भी क्या इसमें क्या वाज़ेह सही तरीके से कलेक्शन हुई है, क्योंकि आप जो शुगर मिल से शुगर को रिलीज कर रहे हो उस पर तो 17% सेल्स टैक्स इकट्ठा होता है, जो तकरीबन 10 रुपये 20 पैसे करीब बन रहा है। 60 रुपये की उन्होंने प्राइस उसको फिक्स की हुई है, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और जब मार्केट में जो चीनी जाती है तो वो फिर उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी नहीं इकट्ठा होता। इसी तरह से जो इंपोर्ट हुई थी उस पर भी आपने देखा कि आपको जो है सेल्स टैक्स की 1% 2% पर उन्होंने लगा के रखा था, लेकिन आगे जाके उसका क्या रिजल्ट हुआ। तो मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए अगर प्राइस को स्टेबलाइज करना है इन रियल सेंस और ये देखना है कि अगर कंज्यूमर का ख्याल रखना है तो फिर आपको सेल्स टैक्स भी ख़त्म करना होगा और होर्डिंग जो होती है उसको तकरीबन, और साथ में आपकी जो स्पेकुलेशन सट्टा होता है उसको तकरीबन बंद करें। क्योंकि लास्ट ईयर भी जब क्रैकडाउन हुआ बाबर सेंटर में अकबरी मंडी में, तो उसकी बाद से प्राइसेस बहुत कम हो गई थी। आर्टिफिशियल प्राइस को इन्फ्लेट करना जो है सट्टा है और सट्टा पाकिस्तान में गैर कानूनी है। मगर एक डिमांड सप्लाई का सिग्नल भी हुकूमत देती है। माजी में पिछले साल में नजर आया कि वो देर की इंपोर्ट करने में तो कीमतें बढ़ गई थी। अब तो हुकूमत टाइमली सिग्नल दे रही है कि जी हम दरामद करने जा रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आपको लगता है कि कीमतों पर फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, देखें ना, क्योंकि इंपोर्ट की जो है वो आप उस वक्त प्राइस आपका इंटरवेंशन इफेक्टिव होता है जब आप इंटरनेशनल मार्केट से सस्ती चीज़ खरीदो। लेकिन लास्ट ईयर भी आपने देखा कि चीनी हमने जितनी इंपोर्ट की बहुत हाई प्राइस पे ली थी और प्राइवेट सेक्टर ने बहुत टाइमली डिसीजन लिया और वो इंपोर्ट करके आ गया। तो अब जो टीसीपी का आपको पता है कि डिसीजन बहुत लेट होते हैं, इसी वजह से पेपरा रूल्स की अमेंडमेंट कराई है उन्होंने। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चीनी की मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में हाई है और प्राइसेस, और आगे जाके जो है उसकी मई के बाद जो है प्राइसेस हो सकता है कम हो, क्योंकि ब्राज़ील का थोड़ा सा इसमें डिले हो गया और इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड काफ़ी आ गई, तो अब मार्केट हाई है। इसी वजह से बैरन जो है वो मुतमईन है कि अगर आपकी प्राइस जो है इंटरनेशनल में से आप मंगाएंगे तो भी महंगी होगी, बल्कि ये इंपोर्ट का डिसीजन टीसीपी के थ्रू जो है प्राइसेस को और इन्फ्लेट करेगा लोकल मार्केट में। और शुगर बैरन उस बेस पे कि आपकी टीसीपी की लैंडेड कॉस्ट ये है उसके हिसाब से प्राइस को एडजस्ट करेंगे। तो हुकूमत को चाहिए अगर इंपोर्ट करना था तो प्राइवेट सेक्टर को देखते, जिससे पिछले लास्ट ईयर में भी काफ़ी इफेक्टिवली इंपोर्ट की और अब भी आगे भी प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट सही कर सकता है। टीसीपी का जो इंपोर्ट का डिसीजन है वो गलत है। वैसे मगर अब रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान तक की कीमतें हुकूमत कंट्रोल करे, उसके लिए हुकूमत को फिर क्या करना चाहिए और कीमतें कहाँ जाती है आपको नजर आ रही हैं? इस साल जी मेरी फोरकास्ट ये है कि 135 तक की प्राइस जो है वो बढ़ हो जाएगी और रमज़ान से पहले तो बहुत ज़्यादा आपको जो इसका प्राइस हाइक बढ़ेगी, क्योंकि अभी से आपने देखा कि गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया है और जो अब गर्मी बढ़ रही है तो बेवरेजेस की जो जूस ड्रिंक्स बनाते हैं, जूसेस बनाते हैं, उन सब की डिमांड बढ़ रही है। तो वो आप मार्केट में जब आएंगे तो फिर आपकी और प्राइस बढ़ेगी और साथ ही फिर आपके पास इंपोर्ट की एक प्राइस का एक बेंच मार्क सेट हो जाएगा कि जितने में इंपोर्ट हो रही है तो फिर नेचुरली के प्राइसेस बढ़नी है। रमज़ान से पहले 100 से भी ऊपर जा सकती है और 135 तक तो ये टच करेगी इस दफ़ा। बहुत शुक्रिया शमसुल साहब की राय आपने सुनी। खुद शुगर मिलर्स कह रहे हैं कि 100 रुपये क्रॉस करती नजर आती है। हुकूमत के लिए लाजमी है कि दावों के साथ साथ अमली इकदाम हों, जो रिपोर्ट्स खुद हुकूमती कमीशन की है उसके की इन्फोर्समेंट हो ताकि कीमतें इस तरीके से ना बढ़े। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान पर बात करेंगे। बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लापता अफराद के अहले खाना ने पिछले 6 रोज़ से वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज किया है, धरना दिया है। उनका मुतालबा है
कि वफाकी हुकूमत मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी के हवाले से इकदाम करे या कम से कम ये बता दे कि ये अफराद इस वक्त कहाँ हैं और किस हाल में हैं। आज इस हवाले से वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और मिसिंग पर्सनस के अहले खाना के वक्त के दरमियान होने वाली मुज़ाकरात भी नाकाम हुए। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक शेख रशीद अहमद ने कहा कि मैं आपका पैगाम वज़ीर आज़म तक पहुँचा दूंगा, जिस पर लापता अफराद के अहले खाना ने पेशकश मुस्तरद करते हुए जवाब दिया कि हमें पैगाम रसानी नहीं चाहिए बल्कि यकीन दहानी चाहिए। वज़ीर आज़म से मुलाकात तक धरना जारी रहेगा। अब से कुछ देर पहले वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर भी धरने में पहुंचे और मुजाहिरीन को मनाने की कोशिश की। मिसिंग पर्सनस के अहले खाना अब से 6 रोज़ कबल इस्लामाबाद पहुंचे थे। 4 दिन तक नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते रहे और पिछले 2 रोज़ से डी चौक पर धरना दिए बैठे हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ भी आज एहतजाज का हिस्सा बनी। मिसिंग पर्सनस के अहले खाना के साथ इज़हार यकजहती किया और मरियम नवाज़ ने वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए मुतालबा किया कि अगर मिसिंग पर्सनस को बाजियाब नहीं करा सकते तो ये बता दें कि उनके प्यारे कहाँ हैं। चाहे आप सिलेक्टेड हैं, आपको जिस तरह भी बैठाया गया इक़्तिदार में, लेकिन आपका फर्ज है, रियासत का फर्ज है कि अगर आप इनको ये नहीं बता सकते या आप इनके प्यारों को बाजियाब नहीं कर सकते, आप ये तो कर सकते हैं कि जिनके लोग इस वक्त टॉर्चर सेल्स में हैं, आप इनको बता दें कि इनके प्यारे कहाँ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने काबीना इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मिसिंग पर्सनस के मामले पर कानून बन गया है और वज़ीर आज़म ने सख्ती से हिदायत की है कि बिल को फौरी तौर पर एक्टिवेट किया जाए। लेजिस्लेशन बन गई है लॉ मिनिस्ट्री को, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने एग्जैक्टली ये बात की कि वो खुद जा चुके हैं इस तरह के धरनों में। प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉ मिनिस्टर को भी कहा है कि इस कानून को लाएं, क्योंकि देखें उनकी एक ही डिमांड होती है कि उनको पता चले कि उनका जो प्यारा है वो जिंदा भी है या नहीं है। तो क्यों ना इसका कानूनी वो बनाया जाए, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, बाज़ मुल्कों में पता नहीं कितना टाइम है, लेकिन टाइम फ्रेम हो। और आधा सुकून तो उस वक्त ही आ जाता है जब पता हो फैमिली को कि वो जिंदा है और कहीं पे है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दी है कि इस बिल को फिल फॉर एक्टिवेट किया जाए। बलूच मिसिंग पर्सनस का मसला कई साल से चल रहा है। नून लीग के दौरे हुकूमत में भी ये मसला मौजूद रहा और जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी तब भी लापता अफराद का मामला ज़ेर गर्दिश रहा। इस मामले पर एक कमीशन भी बना, अदालतों की सख्त ऑब्जर्वेशंस भी सामने आई, मगर ये मसला हल नहीं हुआ। माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान मिसिंग पर्सनस के मामले पर क्या कहते थे, देखिए। किसी एक एजेंसी को ये हक है ही नहीं कि आप जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बन जाए। ये बारबरिज्म है, ये है बारबरियत। इसलिए ये मैं बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हूँ। ये मिसिंग पर्सनस का बहुत बड़ा जुल्म है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में भी, जिधर भी उठाए जा रहे हैं। इससे कभी भी मसले हल नहीं होते, इससे मसले और बिगड़ते हैं। क्या आप ये रोकेंगे सब? मैं आपको गारंटी करता हूँ, अगर इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ पावर में आई, मैं आपको मोटी मोटी चीज़ कहता हूँ, कभी अगर एजेंसीज़ ने किसी इंसान को उठाया, या मैं नहीं हूँ या वो एजेंसीज़ नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।